नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे लोकसभा के बारे में, हाउस ऑफ द पीपल के बारे में। उसके बारे में जानेंगे कि लोकसभा का गठन कैसे होता है, उसकी शक्तियां क्या हैं, लोकसभा कार्य कैसे करती है, इन सब के बारे में जानेंगे। लोकसभा संवैधानिक रूप से लोगों का सदन है। भारत की दो सदनीय संसद का निचला सदन है। संसद में दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा ऊपरी सदन बोला जाता है और लोकसभा को निचला सदन बोला जाता है। लोकसभा के सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर आते हैं, वह अपने अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार और एक सरल बहुमत प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं। वे 5 साल तक अपने पद पर बने रहते हैं। जब तक लोकसभा भंग नहीं होती, 5 साल के पहले अगर भंग हो जाती है तो सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाता है, और अगर लोकसभा अपना पूरा कार्यकाल पूरा करती है तो 5 साल तक वो अपने उस पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर सदन को भंग नहीं कर देते, तब तक वे अपने सीटों पर बने रहते हैं। लोकसभा दिल्ली के संसद भवन नई दिल्ली में स्थित है। भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम संख्या इस समय जो वर्तमान में है वो 543 के करीब है। इसमें घटती बढ़ती रहती है क्योंकि परिसीमन के बाद सदस्यों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। शुरुआत में 1950 में सदस्यों की संख्या लोकसभा में 500 होती थी। वर्तमान में सदन में 543 सीटें हैं, जो अधिकतम 543 निर्वाचित सदस्यों के चुनाव से बनती हैं। 1992 से लेकर 2020 के बीच भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को भी इसमें नामित किया जाता रहा है, जो बाद में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में जनवरी 2022 को इसको समाप्त कर दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को इसमें नामित नहीं किया जाता। कुल सीटों में 131 सीटें अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। सदन के लिए कोरम, सदन को चलाने के लिए जो कोरम है उसमें कम से कम 10% सदस्यों का लोकसभा में उपस्थित होना अनिवार्य है। अगर इससे कम सदस्य हैं तो लोकसभा की कार्रवाई नहीं चलती है। लोकसभा की कार्रवाई को चलाने के लिए कम से कम 10% सदस्यों को अनिवार्य वहाँ मौजूद होना अनिवार्य है। लोकसभा जब तक कि जल्द भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से अगले 5 साल तक काम करना जारी रखती है। हालांकि जब आपातकाल की घोषणा हो जाती है, कभी आपातकाल का समय होता है, तो सदन के द्वारा कानून या डिग्री के द्वारा 1 साल तक उसका समय बढ़ाया जा सकता है और उसके बाद फिर से लोकसभा का चुनाव कराना पड़ता है। भारतीय जनगणना के आधार पर हर दशक में भारत में सीमा परिसंबन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित किया जाता है, जिससे आखिरी बार 2011 में आयोजित किया गया था। इस परिसीमन में पहले जनसांख्यिकीय परिवर्तन के आधार पर राज्यों के 20 सीटों का पुनर्वितरण भी शामिल था, लेकिन यह परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए एक संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जनादेश के प्रावधान को निलंबित कर दिया गया, जिसे लागू किया जा रहा है। 17वीं लोकसभा 2019 से अभी तक चल रही है। अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। इसके बाद जो भी लोकसभा स्टार्ट होगी वो 18वीं लोकसभा चालू होगी। प्रथम लोकसभा 1992 के पहले आम चुनाव होने के बाद को अपनी पहली लोकसभा मिली थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तब 364 सीटों के साथ जीत हासिल की थी। इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू पंडित
पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे और तब से लगातार जो है चुनाव, आम चुनाव या मध्यवर्ती चुनाव के द्वारा लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हो रहे हैं और अभी तक ये 17वीं लोकसभा चल रही है, जो अपने अंतिम पड़ाव पे है, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद फिर नई लोकसभा फिर से चालू होगी। सदस्यों की जो संख्या निर्धारित होती है वो राज्य के जनसंख्या के हिसाब से होती है। किस राज्य में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, उस हिसाब से लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित होती है। सबसे ज़्यादा लोकसभा के जो सदस्य हैं उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सदस्य चुनकर आते हैं और इसी तरह दिल्ली 7 सदस्य, हरियाणा 10 सदस्य, पंजाब 13 सदस्य, हिमाचल प्रदेश 4 सदस्य, उत्तरांचल 5 सदस्य, बिहार 40 सदस्य हैं शायद, और महाराष्ट्र 48 सदस्य। ऐसी ही जिन राज्यों की जैसी जनसंख्या है उसी हिसाब से उसके सदस्य चुन के आते रहते हैं। जैसे गोवा में 2 सदस्य चुन के आते हैं, पांडिचेरी में 1 सदस्य चुन के आता है। तो इस तरह जनसंख्या के हिसाब से सदस्यों की संख्या घटती बढ़ती रही है। अब जो परिसम जनगणना होगी 2027 में, उसके बाद परिसीमन होगा और फिर उसके बाद जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या लगभग 850 के करीब हो जाएगी, तो उस समय की जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा के सदस्यों का संख्या बढ़ जाएगी। तो जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यों के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। लोकसभा का कार्यकाल आमतौर पर 5 साल का होता है, लेकिन अगर कभी अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सरकारें गिर जाती हैं या किसी सरकार को लोकसभा में विश्वास मत नहीं हासिल कर पाती हैं, तो बीच में भी उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। यदि समय से पहले भंग या न किया जाए तो लोकसभा का कार्यकाल अपनी पहली बैठक की नियत तारीख से अगले 5 साल तक वो प्रभावी रहती हैं और उसके बाद वह स्वतः भंग हो जाती है और फिर दोबारा लोकसभा के चुनाव होते हैं और फिर जो है जो सदस्य चुन के आते हैं उससे नई लोकसभा का गठन होता है। लोकसभा की विशेष शक्तियाँ क्या हैं? मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध केवल अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। धन विधेयक, धन बिल जो है वो लोकसभा में ही पेश किया जाता है, उसमें निर्णय सदन निर्णायक होती है। राष्ट्रीय आपातकाल को जारी रखने का प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पास किया जा सकता है। लोकसभा को चलाने के लिए जिन पदाधिकारियों की आवश्यकता होती है, जो उसके नियम कानून बनाते हैं, उसमें लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा उनके बीच से ही चुनाव किया जाता है। लोकसभा अपने निर्वाचित सदस्यों में एक सदस्य को अपने अध्यक्ष स्पीकर के रूप में चुनती है। कार्य संचालन में अध्यक्ष की सहायता उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसका चुनाव भी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य अपने बीच से करते हैं। लोकसभा के कार्य संचालन का उत्तरदायी लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के 2 कार्य होते हैं, प्रमुख कार्य हैं। लोकसभा के अध्यक्ष करना, अनुशासन बनाए रखना, गरिमा एवं प्रतिष्ठा बनाए रखना एवं कार्य हेतु वह किसी भी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं है। वह लोकसभा के संलग्न सचिवालय और प्रशासनिक अध्यक्ष होता है, किंतु इस भूमिका के रूप में वह न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी है। स्पीकर की जो शक्तियां होती हैं, दोनों सदनों का सम्मिलित सत्र बुलाने का अधिकार स्पीकर का ही बुलाने पर उसकी अध्यक्षता स्पीकर ही करता है, लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। उसके अनुपस्थित होने पर वही कार्य उपाध्यक्ष उप स्पीकर किया जाता है। लोकसभा में अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की अध्यक्षता की जा सकती है। ये बहुत रेयर केस होता है। धन बिल का निर्धारण स्पीकर द्वारा ही किया जाता है। यदि धन बिल पे स्पीकर सशंकित नहीं करता तो उस बिल को धन विधेयक नहीं माना जाएगा। स्पीकर का निर्णय ही अंतिम या एवं बाध्यकारी होता है। सभी संसदीय समितियों की
अधीनता में उसके अधीनता में काम करती हैं। उसके किसी भी समिति का सदस्य चुने जाने पर वह उसका पदेन अध्यक्ष भी होता है। लोकसभा के विघटन होने पर भी स्पीकर अपने पद पर कार्य करता रहता है। नवीन लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है नए सदस्य के चुनाव के पहले तक। कार्यवाहक जो स्पीकर होता है वो उसका भी काम सेम ऐसे ही होता है। लोकसभा की अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वही सारे कार्य लोकसभा के उपाध्यक्ष भी करता है। इसके अलावा एक प्रमोटर स्पीकर भी होता है। लोकसभा जब नवीन लोकसभा चुन के आती है तो लोकसभा में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसको राष्ट्रपति के द्वारा प्रोमेट स्पीकर नियुक्त किया जाता है और उसका मुख्य दो ही कार्य होते हैं। पहला, चुने हुए संसद सदस्यों को शपथ दिलवाना। नवीन स्पीकर चुनाव प्रक्रिया के अध्यक्ष भी वही होता है। तो लोकसभा को चलाने के लिए ये जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, उसके अलावा लोकसभा के सत्र, लोकसभा में कौन कौन से सत्र बुलाए जाते हैं। पहला है बजट सत्र, दूसरा है मानसून सत्र और तीसरा है शरद सत्र। ये 3 सत्र हैं जो लोकसभा में बुलाए जाते हैं। लोकसभा की कार्यवाही चलाने और देश का शासन चलाने के लिए जो नियम कायदे कानून बनते हैं वो इन्हीं सत्रों में बनाए जाते हैं। पहला होता है बजट सत्र। बजट सत्र वर्ष का पहला सत्र होता है। सामान्यतः यह फरवरी और मार्च के बीच में के मध्य चलता है। ये सबसे लंबा चलने वाला सत्र होता है और बजट जो है, जो वित्तीय लेखा जोखा है सरकार का और भारत की सरकार चलाने में, जो भारत के विकास में जो पैसा धन लगता है, उसका सारा लेखा जोखा इसी सत्र में प्रस्तुत किया जाता है और बजट प्रस्तावित तथा पारित होता है। सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति का अभिभाषण भी होता है। उसके अलावा मानसून सत्र होता है जो जुलाई और अगस्त के मध्य में होता है, जिसमें विधायी कार्य निपटाए जाते हैं। उसके अलावा शरद सत्र होता है, ये नवंबर दिसंबर के मध्य होता है। ये सबसे कम अवधि का होता है, इसमें भी बिल पारित किए जाते हैं। उसके अलावा कुछ विशेष सत्र भी लोकसभा में आयोजित किए जाते हैं। संसद में विशेष सत्र और लोकसभा के विशेष सत्र। संसद के विशेष सत्र प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति तो इसका आयोजन करता है। ये किसी नियमित सत्र के मध्य अथवा उससे पृथक आयोजित किए जाते हैं। एक विशेष सत्र में कोई विशेष कार्य चर्चित तथा पारित किया जाता है। यदि सदन चाहे भी तो कोई और कार्य नहीं कर सकता। अगर किसी विषय पे तुरंत कोई कानून बनाना है या उस पर चर्चा करनी है तो एक विशेष सत्र का आयोजन किया जाता है। उसके अलावा 17वां मंत्रिपरिषद की सलाह पे सदन का 17वां राष्ट्रपति करता है। इससे सदन का एक सत्र समाप्त हो जाता है तथा संसद दोबारा तभी सत्र कर सकती है जब राष्ट्रपति इसको प्रारंभ करने का सम्मन जारी कर दे और 17वां की दशा में संसद के समस्त लंबित कार्य समाप्त नहीं हो जाते। स्थगन किसी सदन के सभापति द्वारा संसद सत्र के मध्य एक लघु अवधि का अंतराल लाया जाता है। इससे सत्र समाप्त नहीं होता है, कुछ टाइम के लिए उसको स्थगित कर दिया जाता है और फिर से वही सत्र चालू हो जाता है। इसके अलावा अनिश्चितकालीन सत्र जब लोकसभा की कार्यवाही खत्म हो जाती है तो संसद को अनिश्चित काल के लिए सत्र का सत्राह्वान कर दिया जाता है। अगली मीटिंग के समय उसको अगली जो मीटिंग होती है उसके लिए समय दिया जाता है। लोकसभा का विघटन, लोकसभा खत्म कैसे होती है? राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर किया जाता है। इससे लोकसभा का जीवन समाप्त हो जाता है। इसके बाद आम चुनाव होते हैं। विघटन के बाद सभी लंबित कार्य जो लोकसभा के समक्ष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, किंतु बिल जो राज्यसभा में लाए गए हैं वह लंबित हैं, वो समाप्त नहीं होते हैं। वो अगली साल जो दूसरी सरकार या लोकसभा के चुनाव जो भी सरकार आती है वो उस सत्र को, उस बिलों को पारित करवाती है। बिल जो राष्ट्रपति के सामने विचाराधीन हो वो भी समाप्त नहीं होते हैं तथा राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की लोकसभा विघटन के पूर्ण एक संयुक्त बैठक बुला सकता है।
लोकसभा के जो विधायी कार्य हैं, सामान्य विधेयक, इसकी 6 विशेषताएं हैं। परिभाषित हो, राष्ट्रपति की अनुमति हो, बिल कहाँ प्रस्तावित हो, सदन की विशेष शक्तियाँ में आता है, कितना बहुमत चाहिए, गतिरोध पैदा होना। यह एक विशेष विधेयक होता है, सामान्य विधेयक, जो संविधान संशोधन धन या वित्त विधेयक नहीं होता है। यह सदन के किसी भी सदन में लाया जा सकता है यदि अनुच्छेद 300 से जुड़ा ना हो, और इसकी राष्ट्रपति की अनुशंसा भी नहीं होनी चाहिए, अनुशंसा भी नहीं चाहिए। इस बिल को पारित करने में दोनों सदनों को विधायी शक्तियाँ बराबर होती हैं। इसे पारित करने में सामान्य बहुमत चाहिए होता है। उसके अलावा होता है धन विधेयक, जो लोकसभा में पारित किया जाता है, जो लोकसभा में भी ही उसको प्रेषित किया जा सकता है। धन विधेयक जो पूर्णतः एक या अधिक मामलों जिनका अनुच्छेद 110 में वर्णन किया गया है से जुड़ा हो, धन विधेयक कहलाता है। किसी प्रकार को कर लगाना, घटाना, नियमन, धन उधार लेना, कोई वित्तीय जिम्मेदारी जो भारत सरकार ने ले रखी है, भारत की आपात संचित निधि से धन निकासी, जमा करना, संचित निधि की धन मात्रा का निर्धारण, ऐसे वे जिन्हें भारत की संचित निधि पे भारित घोषित करना हो, संचित निधि में धन निकालने की स्वीकृति लेना हो, ऐसा कोई मामला लेना जो इस सबसे भिन्न हो। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। इसे लाने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। इसे पास करने के लिए सदन का सामान्य बहुमत आवश्यक होता है। जब बिल लोकसभा में पास हो जाता है तो इसको राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा इसको 14 दिन तक रोक सकती है। उसके बाद ये बिल पारित हो जाता है। इसके अलावा एक संविधान संशोधन विधेयक होता है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्रस्तावित बिल जो संविधान के एक या अधिक प्रस्तावों को संशोधित करना चाहता है, संविधान बिल कहलाता है। या किसी भी संसद सदन के बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के लाया जा सकता है। इस विधेयक को संसद द्वारा कुल उपस्थित संख्या सदस्यों की 2/3 सदस्य संख्या सदन में कुल बहुमत द्वारा ही पास किया जा सकता है। दूसरा सदन भी इसे इसी प्रकार पारित करेगा। ये संविधान संशोधन विधेयक होता है। विधेयक पारित करने में आया गतिरोध। जब सदन के दोनों सदनों में मध्य बिल को पास करने से संबंधित विवाद हो, या जब एक सदन द्वारा पारित बिल को दूसरा स्वीकार कर दे, तो दोनों सदनों को इसे 6 माह तक रोके रखे तथा दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति जन्म लेती है, तब अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति इस दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर विधेयक को पारित करवा सकता है। ऐसा 3 बार हुआ है। दहेज निषेध एक्ट 1961 में, बैंकिंग सेवा नियोजन विधेयक एक्ट 1978 और पोटा एक्ट 2002 में संयुक्त बैठकों का आयोजन करके ऐसे विधेयक पारित किए गए हैं। अध्यादेश जारी करना, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। यह तब जारी होगा जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए कि परिस्थितियां ऐसी हों कि तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है तथा संसद का एक या दोनों सदनों में सत्र नहीं हो, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चल रही हो और कोई ऐसा विषय आए जिस पर तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता हो, तब राष्ट्रपति के अनुमोदन के द्वारा अध्यादेश लागू किया जाता है, जारी किया जाता है। और जब लोकसभा, वो 6 महीने के लिए होता है, जब लोकसभा की कार्रवाई स्टार्ट होती है तो वो 6 हफ्ते के अंदर इसको पारित करना होता है। अगर नहीं पारित हुआ तो अध्यादेश अस्वीकार माना जाता है या खत्म, उसकी जो शक्तियां हैं वो खत्म हो जाती हैं। लोकसभा अध्यक्ष को अस्वीकृत करने वाला प्रस्ताव 6 सप्ताह की अवधि समाप्त होने पर लोकसभा का जो पहला सत्र होता है साल का, जो बजट सत्र भी बोला जाता है उसको, उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण भी अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति अभिभाषण भी देता है। उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही स्टार्ट होती है। यह सदैव संविधान मंत्रि परिषद तैयार करती है। यह सिवाय सरकारी नीतियों की घोषणा के कुछ नहीं होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद होती है वो उसके अभिभाषण को तैयार करती है। उसमें सरकार का लेखा जोखा, सरकार की नीतियाँ, जिस साल में वो होना है उस साल का, पूरे साल का एक तरह से लेखा जोखा होता है। उसमें एक तरह से सरकार की बढ़ाई, सरकार क्या क्या करेगी, सरकार क्या करने वाली है, इन सब के बारे में होता है। और उसको राष्ट्रपति आकर संसद में के पटल पे उसको रखता है। उसके सभी सदस्यों, पूरे सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के इकट्ठे जो है होते हैं, वहाँ पे अभिभाषण होता है। अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां, नीतियों का वर्णन तथा समीक्षा होती है जो पिछले वर्ष में हुई थी। आंतरिक समस्याओं से जुड़ी हुई नीतियों भी इसी में घोषित होती हैं। प्रस्ताव, विधायिका कार्यवाहियों जो कि संसद के सामने इस वर्ष के सत्रों में लानी हो, में उसमें वर्णन किया जाता है। तो ये राष्ट्र का अभिभाषण होता है। वित्त व्यवस्था पर संसद का नियंत्रण। वित्त व्यवस्था पर लोकसभा का पूर्ण नियंत्रण होता है। बिना लोकसभा के कोई भी वित्तीय संबंधित कोई भी नियम कानून लागू नहीं हो सकते हैं। अनुच्छेद 265 के अनुसार कोई भी कर कार्यपालिका द्वारा बिना विधि के अधिकार के ना तो आरोपित किया जाएगा और ना ही वसूला जाएगा। अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की समेकित निधि से कोई धन व्यय जमा भारित करने से पूर्व संसद की लोकसभा की स्वीकृति लेना आवश्यक है। अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार की वार्षिक वित्तीय लेखा को संसद के सामने रखेगा। यह वित्तीय लेखा ही बजट है। बजट जो लोकसभा में प्रेषित किया जाता है, अनुमानित आय व्यय जो भारत सरकार के भावी वर्ष में करना हो या भावी वर्ष के व्यय के लिए राजस्व उगाहने का वर्णन करता है। भारत में पिछले वर्ष का वास्तविक आय व्यय का विवरण होता है। बजट सामान्यतः वित्त मंत्री के द्वारा सामान्यतः फरवरी के पहले दिन लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसी समय राज्यसभा में इस बजट के कागजात रखे जाते हैं। यह एक धन बिल है, धन विधेयक है। धन विधेयक बजट में पिछले वर्ष के वास्तविक अनुमान, वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमान, आगामी वर्ष के प्रस्तावित अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं। अतः बजट का संबंध 3 वर्ष के आंकड़ों के लेखा जोखा से होता है। उसके अलावा लोकसभा में कटौती प्रस्ताव किसी बजट प्रक्रिया का ही भाग है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये वे उपकरण है जो लोकसभा संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण हेतु लाए जाते हैं। ये अनुदानों में कटौती कर सकते हैं। मतलब अगर कोई धन विधेयक पारित है और उसमें कोई कटौती करनी है तो इसको लाया जाता है। इसके अलावा लेखानुदान, यह अनुच्छेद 116 इस प्रावधान का वर्णन करता है। इसके अनुसार लोकसभा में वोट ऑन अकाउंट नामक तत्कालिक उपाय प्रयोग लाती है। इस उपाय द्वारा वह भारत सरकार को भावी वित्तीय वर्ष में भी तब तक व्यय करने की छूट देती है जब तक बजट पारित नहीं हो जाता है। लेखानुदान बजट तब लाया जाता है जब, जैसे अभी मध्यावधि चुनाव हैं तो लोकसभा में जो है बजट पारित नहीं किया जा सकता है, तो एक लेखानुदान कुछ 2-3 महीने के लिए सरकार को व्यय करने के लिए जो भी जरूरी खर्चे हैं उसको चलाने के लिए जो है संसद के द्वारा लेखानुदान के द्वारा जो है ये पारित किया जाता है, जिससे उस कुछ समय के लिए सरकार को वित्तीय रूप से कोई प्रॉब्लम ना हो और जो भी कार्य हैं वो सुचारू रूप से चलते रहें। तो इसलिए लेखानुदान बजट लाया जाता है। उसके बाद जब नई सरकार आती है या जब बजट प्रेषित किया जाता है तब इसका काम खत्म हो जाता है। संसद में लाए जाने वाले प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के क्रियान्वयन नियमों में इस प्रस्ताव का वर्णन है। विपक्ष यह प्रस्ताव लोकसभा के मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। इसे लाने हेतु लोकसभा के 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। यह सरकार के विरुद्ध लाए जाने वाले आरोपों का वर्णन नहीं करता, केवल यह बताता है कि सदन मंत्रिपरिषद में विश्वास नहीं करता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किसी भी सरकार के खिलाफ विपक्ष को यह लगता है कि सरकार अपना बहुमत या अपना विश्वास लोकसभा में खो चुकी है
या सरकार पे कभी कभी दबाव बनाने के लिए भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, और ये सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो जो भी सरकार उस समय कार्य कर रही है उसको हटना पड़ेगा, त्यागपत्र देना जाएगा, उसी समय से वो सत्ता से हट जाएगी। और अगर प्रस्ताव गिर जाता है तो वो सरकार कंटिन्यू काम करेगी। उसके अलावा विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में जो इसका प्रस्ताव का लोकसभा नियमों में इस प्रस्ताव का कोई वर्णन नहीं है। यह आवश्यकता अनुसार उत्पन्न हुआ है ताकि मंत्रिपरिषद अपनी सत्ता सिद्ध कर सके कि वह सदैव मंत्रिपरिषद लाती है, इसके गिर जाने पर उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। विश्वास प्रस्ताव जो सत्ता पक्ष होता है वो अपने विश्वास व्यक्त करने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए लोकसभा में उसको लाता है। इसके अलावा निंदा प्रस्ताव, लोकसभा में विपक्ष यह प्रस्ताव सरकार लाकर सरकार की किसी विशेष नीति का विरोध करना, उसकी निंदा करना, इसे लाने हेतु कोई पूर्वानुमति जरूरी नहीं है। लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद निर्धारित समय में विश्वास प्रस्ताव लाकर इसे स्थायित्व का परिचय देती है, इसके लिए यह अनिवार्य है। काम रोको प्रस्ताव, लोकसभा में विपक्ष यह प्रस्ताव लाता है कि यह एक अद्वितीय प्रस्ताव है जिसमें सदन की समस्त कार्यवाही रोककर तत्कालिक जन महत्व के विषय पर किसी मुद्दे पर उठाया जाता है। यह पारित हो होने पर सरकार पर निंदा प्रस्ताव के समान प्रभाव छोड़ता है। मतलब किसी विशेष परिस्थिति में या किसी विशेष विषय के ऊपर जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इस पर विपक्ष जो है लोकसभा में ऐसे प्रस्ताव ला सकती है और सरकार का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित कर सकती है। तो ये सब चीज़ें जो है लोकसभा में होती हैं। लोकसभा सामान्यतः 5 साल के लिए निर्वाचित होती है। कोई भी लोकसभा की कार्यवाही जो पहली बैठक होती है जिस तारीख से, उससे अगले 5 साल तक वो अपने काम कर सकती है। अगर उसके बीच में विपक्ष के द्वारा कोई भी अविश्वास प्रस्ताव लाकर जो भी सरकार कार्य कर रही है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाके अगर उसको पारित करवा लेती है तो उस सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और विपक्ष के पास ये मौका होता है कि बचे हुए कार्यकाल के लिए वो सरकार चलाए, बहुमत सिद्ध करे और वो सरकार चलाए। और अगर ऐसा विपक्ष नहीं कर पाता है तो लोकसभा उसी समय से भंग मानी जाएगी और फिर एक जो है मध्यावधि चुनाव होगा। और उस चुनाव के बाद जब फिर जो भी पार्टी या जो भी सरकार सत्ता में आएगी उसको लोकसभा में अपना विश्वास व्यक्त करेगी, लोकसभा अपना विश्वास उसमें दिखाएगी, फिर वो अगले 5 साल के लिए कार्य करेगी। तो अभी ये 17वीं लोकसभा चल रही है। जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है 4 जून का जैसे रिजल्ट आएगा और उसके बाद जो है जो भी पार्टी या जो भी दल लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करेगा वो अगले 5 साल के लिए फिर से 18वीं लोकसभा के लिए काम करेगा। लोकसभा में ही धन विधेयक पारित होता है। लोकसभा कैसे कार्य करती है, भारत में शासन चलाने के लिए जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो लोकसभा के में ही निहित हैं और लोकसभा में ही प्रधानमंत्री, एक तरह से लोकसभा का जो प्रधान नेता होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है और उसी की देखरेख में पूरी लोकसभा कार्य करती है। और शासन लोकसभा को चलाने के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो उसके अधिकारी होते हैं उनके बीच से चुनाव होता है। तो मुझे लगता है आप लोगों को लोकसभा के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। लोकसभा कैसे कार्य करती है, लोकसभा की शक्तियाँ क्या है, लोकसभा अपने कैसे क्रियान्वयन करती है, इन सब के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। आगे वाले वीडियो में हम प्रधानमंत्री का चयन, उसकी शक्तियाँ, कार्यकाल के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये मेरा YouTube चैनल है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।